जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, नवल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए बोर्ड एक्सपर्ट के नाम से हम सीरीज़ चला रहे हैं और उसी कोर्सेज़ की कुछ फ्री डेमो क्लासेस, फ्री वीडियोज़ हम यूट्यूब पर दे रहे हैं। तो उसी की कंटिन्यूशन में अभी हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर यानी कि फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र विषय के टॉपिकों को कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने जल निकास, फिर उसके बाद पादप पोषण, उर्वरक तक हम पहुंच गए हैं। खाद को हमने कवर कर लिया है। इस टॉपिक में हम बात करेंगे उर्वरक के बारे में। तो पादप पोषण, खाद, उर्वरक, इनको मिला के ब्लूप्रिंट के हिसाब से 10 नंबर के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। 3 नंबर का पादप पोषण से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का खाद से आता है। मिला के 6 अंक का हो गया, 6 नंबर का हो गया। और 4 नंबर का जो प्रश्न है वो उर्वरक से पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक को किस प्रकार से हम बांट सकते हैं, यानी कि व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र एंड टाइप्स ऑफ फर्टिलाइज़र। और ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये खाद से कितना ज़्यादा मतलब आगे हैं पोषक तत्वों की वैल्यू के हिसाब से। और फर्टिलाइज़र का जो क्लासिफिकेशन है, जो उर्वरकों का जो वर्गीकरण है, उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि उर्वरक किसे कहते हैं, उर्वरक को परिभाषित कीजिए। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र, डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। तो ये आपके 12th के एग्जाम में पूछा जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर डेफिनेशन हम लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि फर्टिलाइज़र आर द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड्स और मटेरियल origin which are added to the soil to supply certain element essential to the growth of the plant। मतलब कहने का मतलब ये है कि उर्वरक या फर्टिलाइज़र वो सभी पदार्थों से मिलकर इनको कृत्रिम रूप से कारखानों में तैयार किया जाता है। फैक्ट्रीज़ में हम इनको प्रिपेयर करते हैं। वो कार्बनिक प्रकृति के मटेरियल, सामग्री से भी तैयार कर सकते हैं और अकार्बनिक प्रकृति के जो केमिकल्स होते हैं उनसे हम तैयार करते हैं। अधिकतर जो उर्वरक होते हैं वो अकार्बनिक प्रकृति के ही होते हैं, वो इनऑर्गेनिक नेचर के ही होते हैं। कुछ फर्टिलाइज़र, जैसे यूरिया की बात करें तो यूरिया जो फर्टिलाइज़र होता है वो कार्बनिक, ऑर्गेनिक नेचर का होता है, कार्बनिक प्रकृति का वो होता है। तो इसलिए हम दोनों को लिखेंगे, कार्बनिक, अकार्बनिक। और ऐसे कुछ रसायन जो प्राकृतिक तौर पे पाए जा रहे हैं उनसे हम तैयार कर रहे हैं, या केमिकली सिंथेसाइज जिनको हमने फैक्ट्री में तैयार किया है, या किसी रसायन की मदद से हम इन फर्टिलाइज़रों को तैयार कर रहे हैं। अधिकतर जो उर्वरक होते हैं वो केमिकल नेचर के ही होते हैं, इसलिए हम इनको रासायनिक खाद के नाम से भी जानते हैं, या इनको रासायनिक उर्वरक हम कह सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है केमिकल फर्टिलाइज़र और एक होता है आपका बायो फर्टिलाइज़र। जो केमिकल फर्टिलाइज़र होता है जिसको हम रासायनिक उर्वरक के नाम से जानते हैं, जिसको फैक्ट्री में तैयार करते हैं, जिसमें केमिकल की मदद से जिसको हमने तैयार किया है। दूसरा जो आपका बायो फर्टिलाइज़र होता है जिसको जैव उर्वरक बोलते हैं, या दूसरा नाम इसको बायो इनोकुलेंट के नाम से भी जानते हैं। इसको कहीं कारखाने में तैयार नहीं किया जाता। प्राकृतिक तौर पे जो बैक्टीरिया, जो फंगाई, जो माइक्रोराइजा पाए जा रहे हैं, जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं और मिट्टी में कहीं ना कहीं वो पोषक मान बढ़ाते हैं, उनको बायो फर्टिलाइज़र हम कहते हैं। तो अभी हम स्टार्टिंग में इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसलिए हमने नेचुरल और सिंथेटिक तौर पे डेफिनेशन में डिफाइन किया है फर्टिलाइज़र को। तो ये आप इसको मान के चलेंगे और इसके बाद ही फिर आगे हम बायो फर्टिलाइज़र को भी अलग से समझ लेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है फर्टिलाइज़र की कॉमन हो गई, उसमें केमिकल फर्टिलाइज़र भी आ गया और उसमें बायो फर्टिलाइज़र भी आ गया। अगर डेफिनेशन की हिंदी में बात करें तो उर्वरक को कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों, प्राकृतिक अथवा कृत्रिम उत्पाद से कारखानों में तैयार किया जाता है, जिन्हें भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ाने एवं पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु दिया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं और हमने पढ़ भी लिया है पादप पोषण में, प्लांट न्यूट्रिएंट चैप्टर में। अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो सारी वीडियोस जो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस के तौर पर दी गई हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाली है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन सारी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा। दूसरा, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट 12th एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर के नाम से भी बना दी गई है। तो जितनी भी वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में भी ऐड हो रही हैं, आप वहाँ जाके भी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है और आप अगर इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब आगे अगर हम बात करें, ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने समझ लिया। एक होता है आपका जैव उर्वरक जिसको हम कह रहे हैं बायो फर्टिलाइज़र, एक होता है केमिकल फर्टिलाइज़र। इनको समझते चलेंगे। ये वैसे आपके 12th के बोर्ड को, परीक्षा को ध्यान में रख के ही पढ़ाया जा रहा है
बाकी आप अगर 12th के बाद किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे MPPAT या CUET ICR की या किसी और एग्री एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे या एग्ज़ाम देंगे तो उनमें भी ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं मदद करने वाले हैं। फर्टिलाइज़र या उर्वरक सर दो प्रकार के हैं, उर्वरक दो प्रकार के हैं। एक जो उर्वरक है वो हो गया आपका रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जिसको हम केमिकल फर्टिलाइज़र के नाम से जान रहे हैं, जिसको हमने कारखानों में तैयार करना है। और दूसरा होता है जैव उर्वरक, दूसरा होता है जैव उर्वरक, जैव उर्वरक जिसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र। उर्वरक अब सभी प्रकार के उर्वरक इसमें अलग अलग कैटेगरी में बांटे जाते हैं। जैसे हम रासायनिक उर्वरक केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टोटल 17 प्लांट न्यूट्रिएंट आवश्यक होते हैं। मतलब टोटल आवश्यक पोषक तत्वों की संख्या 17 है। आर्नन और स्टाउट के हिसाब से 16 है। 17वां पोषक तत्व निकेल है जो 2010 में ऐड किया गया है। और इनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, यानी कि जिसको N से डिनोट कर देते हैं, नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस जिसको हम हिंदी में स्फुर बोलते हैं, और पोटास। ये सबसे ज़्यादा पौधों को अतिरिक्त तौर पे दिया जाता है। हम पढ़ के आए हैं, खाद में भी इनको ही दिया जाता है और उर्वरक में भी इनको दिया जाता है। तो अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं कि ऐसे फर्टिलाइज़र, ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन उपलब्ध है, मतलब ऐसे फर्टिलाइज़र जिनको देने से प्लांट को, पौधों को नाइट्रोजन मिलने वाली है और नाइट्रोजन की जो प्लांट के अंदर कमी है या जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होने वाली है, तो वो नत्रजनधारी उर्वरक या नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कहलाएंगे। ये सब केमिकल फर्टिलाइज़र की हम बात कर रहे हैं। ऐसे फर्टिलाइज़र जिनमें जो है प्लांट न्यूट्रिएंट में फॉस्फोरस उपलब्ध है और उनको मिट्टी में देने पर, उनको पौधों को देने पर प्लांट में जो फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं पूरी होगी। यानी कि ऐसे उर्वरक जो फास्फोरस या स्फुर की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो फास्फोरस धारी या स्फुरधारी उर्वरक कहलाते हैं, या इंग्लिश में इनको फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र कहते हैं। पोटास युक्त फर्टिलाइज़र, पोटास युक्त उर्वरक जो पोटास की कमी को पूरा कर रहे हैं। मेनली ऊपर के जो दो हैं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनको भारत में बनाया भी जाता है और कुछ आवश्यकता लगती है तो विदेशों से हम मंगाते भी हैं। लेकिन जो पोटास है इसको भारत में नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि इसकी मिट्टी के अंदर कमी कम होती है, मिट्टी के अंदर इसमें जो है कमी देखने को कम मिलती है और पौधे में भी कमी बहुत कम होती है, इसलिए हम इसको विदेशों से मंगा लेते हैं। भारत में पोटास उर्वरक को बनाया नहीं जाता, विदेशों से मंगा लेते हैं। बाकी के उर्वरकों को बनाया जाता है और भारत से मंगाया भी जाता है। तो नत्रजन युक्त उर्वरक, फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र और पोटेशिक फर्टिलाइज़र, इनके एग्जाम्पल अगर हम लिखें तो जैसे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा हम यूरिया का प्रयोग करते हैं नत्रजन उर्वरक में, इसलिए यूरिया को हम उर्वरकों का राजा यानी कि किंग ऑफ फर्टिलाइज़र भी हम कहते हैं। फॉस्फोरस में हम सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP का प्रयोग करते हैं और DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। पोटास में हम MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग करते हैं, सल्फेट ऑफ पोटास का भी प्रयोग करते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट भी पोटास में भी आता है और नाइट्रेट में भी यानी नाइट्रोजन में भी आता है वो। तो इस प्रकार से हम केमिकल फर्टिलाइज़र के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि दाल वाली फसलों की जड़ों में यानी कि पल्स या लेग्यूम क्रॉप की जड़ों में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है और ये जो बैक्टीरिया है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम करता है और ये बायो फर्टिलाइज़र की कैटेगरी में आ जाता है। धान के खेतों में बायो फर्टिलाइज़र में प्रयोग किया जाता है एजोला, ये आपको याद रखना है, एजोला, ये आपके लिए एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। फिर एनाबीना भी इसी में आ जाता है बायो फर्टिलाइज़र में, एनाबीना, ये राइजोबियम स्पीसीज हो गया, राइजोबियम। फिर उसके बाद एजेटोबैक्टर भी आ जाता है इसमें, एजेटोबैक्टर, और इसमें PSB भी आ जाता है और वैम भी आ जाता है। PSB मतलब फॉस्फोरस सोर्बलाइजिंग बैक्टीरिया, और मतलब जो फॉस्फोरस को घोलने वाले जो जीवाणु होते हैं
जो अनुपलब्ध फास्फोरस है, मतलब ऐसा फास्फोरस जो मिट्टी से पौधों को प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसको प्राप्त बनाने के लिए, उसको घोलकर उसका रूप पौधों के लिए उपलब्ध कराने वाले बैक्टीरिया, जीवाणु, उसको पीएचवी बोलते हैं। और वैम यानी कि वेस्कुलर और वेस्कुलर माइकोराइजा, ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे जीवाणु जो फास्फोरस घुल गया है, अब उसको पौधों को अवशोषित वो करवाने वाले हैं। ये सब सर बायो फर्टिलाइजर की कैटेगरी में आ जाएंगे, जैव उर्वरक की कैटेगरी में आ जाएंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एकदम बेसिक से। अब हम जो आपके एग्जाम में आता है उसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हमने यहाँ पर समझा कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, नत्रजन युक्त उर्वरक, ऐसे उर्वरक जो पौधों को नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर रहे हैं, नाइट्रोजन की आवश्यकता को फुलफिल कर रहे हैं, उनको हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर बोलेंगे। तो इसमें किस प्रकार की कैटेगरी होती है, तो इसमें 4 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी होती है। उनको हम बोर्ड पे अभी बना लेंगे ताकि आप एग्जाम में उनको याद कर सकें। और एग्जाम में नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल आ जाता है, फॉस्फोरस का लिखने को आ जाता है कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक किन्हें कहते हैं और इनका वर्गीकरण या कितने अनेक प्रकार से ये बाजार में उपलब्ध हैं, उनको बताइए। तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की अगर हम बात करेंगे तो 4 अलग अलग रूप में हमने इसको क्लासीफाई किया है। नाइट्रेट वर्ग के उर्वरक, अमोनियम वर्ग के उर्वरक, नाइट्रेट अमोनियम वर्ग के उर्वरक या अमोनियम नाइट्रेट वर्ग के उर्वरक और एमाइड वर्ग के उर्वरक। कहने का मतलब कि ऐसे सभी नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, ऐसे सभी नत्रजनधारी उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में है, उसको हम नाइट्रेट उर्वरक के नाम से जानते हैं। मतलब जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में है। जैसे बात कर रहे हैं NO3 नेगेटिव, इसको सर हम नाइट्रेट बोलते हैं, इसको हम नाइट्रेट उर्वरक बोलते हैं, ठीक है। और अधिकतर पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में ही लेते हैं। कुछ पौधे जो हैं वो अमोनियम आयन के रूप में लेते हैं, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, हम इसको कहते हैं। कुछ पौधे जैसे धान हो गया, कुछ पौधे में धान, फिर आलू और गन्ना, यानी कि पैडी, पोटैटो एंड शुगर केन, ये जो पौधे हैं ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में तो लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो अमोनियम आयन के रूप में लेते हैं। तो ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में प्रयोग में लाई जा रही है या उपलब्ध है, तो उसको अमोनियम आयन फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। फिर ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में भी है, अमोनियम आयन के रूप में भी उपलब्ध है और नाइट्रेट के रूप में भी उपलब्ध है, तो अमोनियम नाइट्रेट दोनों को एक साथ बोल देंगे, यानी कि 50% नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध है और 50% अमोनियम आयन के रूप में उपलब्ध है। फिर ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन एमाइड के रूप में यानी NH2 ग्रुप के रूप में है, NH2 जिसको अमाइड ग्रुप बोलते हैं हम, NH2 जिसको एमाइड ग्रुप हम कहते हैं, उसके रूप में उपलब्ध है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो एमाइड के रूप में होती है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया में जो नत्रजन है, यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाई जा रही है सर, तो एमाइड के रूप में पाई जा रही है, ठीक है। और यूरिया एकमात्र उर्वरक जो कार्बनिक प्रकृति का होता है, ऑर्गेनिक नेचर का होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बनिक प्रकृति के उर्वरक का उदाहरण कौन है, तो यूरिया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका पूरा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। पहले नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण, फिर फास्फोरस युक्त उर्वरक, फिर पोटास, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की, यानी कि नत्रजनधारी उर्वरक की। उसके पहले हम उर्वरकों में अगर पोषक तत्व की मात्रा के आधार पर उर्वरक का वर्गीकरण हम देखें, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट जो कि फर्टिलाइजर के अंदर प्रेजेंट हैं। जैसे एकल उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। एकल उर्वरक स्ट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब कि ऐसे फर्टिलाइजर उनमें जो प्राथमिक पोषक तत्व हैं, अब प्राथमिक पोषक तत्व में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो गया। फिर द्वितीयक पोषक तत्व में कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आ जाता है। और प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व दोनों मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं, यानी कि मेन या जो मेजर एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं तो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो अगर प्राथमिक पोषक तत्व में से किसी उर्वरक में केवल एक ही पोषक तत्व उपलब्ध है तो उसको हम एकल या स्ट्रेट फर्टिलाइजर कहेंगे। जैसे यूरिया की बात करें तो यूरिया की अगर हम NPK रेशियो की बात करेंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है, तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%, फास्फोरस 0, पोटास 0, मतलब तीनों मुख्य पोषक तत्व हैं, उसमें से एक अकेला पोषक तत्व पौधे को प्राप्त होगा अगर हम यूरिया देंगे। ये किस कैटेगरी में आ गया, ये स्ट्रेट या एकल उर्वरक में आ गया। फिर बाइनरी उर्वरक या बाइनरी फर्टिलाइजर, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें
मुख्य पोषक तत्व में से एक या एक से अधिक उपलब्ध हैं उसको बाइनरी बोल देंगे हम, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें 2 पोषक तत्व उपलब्ध हो। फिर एक होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मतलब जटिल उर्वरक या संयुक्त उर्वरक। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि ऐसे फर्टिलाइजर, ऐसे उर्वरक जिनमें एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपलब्ध हैं। जैसे डीएपी की बात करें तो डीएपी एक कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट मतलब कि उसमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में उपलब्ध है और फास्फोरस भी उसमें उपलब्ध है। यानी कि अगर डीएपी प्लांट के लिए दिया जा रहा है, अगर मिट्टी में डीएपी को हम दे रहे हैं तो नाइट्रोजन भी मिलने वाली है, फास्फोरस भी मिलने वाली है। और नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही दाने में उपलब्ध है, एक सिंगल ग्रेन में दोनों को ब्लेंड किया गया है, मिक्स किया गया है। उसको हम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर कह सकते हैं या जटिल या संयुक्त उर्वरक हम कह सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है मिश्रित उर्वरक का। मिश्रित उर्वरक को हम बोल सकते हैं कि जब भौतिक तौर पे जैसे यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट, यूरिया या डीएपी आपस में मिला के हम खेत में दे रहे हैं। अब इसको जो फिजिकल तौर पे मिक्स किया गया है, भौतिक तौर पे इनको मिलाया गया है, इसको हम मिक्स फर्टिलाइजर कह देते हैं। या कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स को भी मिक्स कहा जाता है क्योंकि उनमें एक से अधिक पोषक तत्व मिक्स कर रहे हैं, इसलिए हम उसको मिक्स फर्टिलाइजर कहते हैं। लेकिन मिक्स फर्टिलाइजर का जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि फिजिकल तौर पर उनको हम मिक्स कर रहे हैं। यूरिया डीएपी को मिला लिया या एसएसपी को मिला लिया, वो मिक्स फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब हम बात कर ले, एक और आपका बचा पूर्ण उर्वरक, जिसको कंप्लीट फर्टिलाइजर कहते हैं। तो जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जो मुख्य रूप से पौधे को दिए जाने हैं, मेनली एनपीके की बात करते हैं या नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर में से कुछ जो मिक्स है उस फर्टिलाइजर के अंदर, तो उसको हम कंप्लीट फर्टिलाइजर कह देंगे। जैसे अगर हम पौधे को सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं, यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट या अकेले इसको सुपर फास्फेट भी कहते हैं, तो इसमें पौधे को फास्फोरस भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल रहा है और कैल्शियम भी मिल रहा है। तो एक फर्टिलाइजर से, एक उर्वरक से 3 पोषक तत्व पौधे को प्राप्त हो रहे हैं। समझ गए बात को? ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, नत्रजनधारी उर्वरक की बात कर रहे हैं सर। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में, अमोनियम या अमोनिकल फॉर्म में है या एमाइड के फॉर्म में या दोनों रूप में उपलब्ध है, उसको अलग अलग टाइप से क्लासिफाइड करते हैं। इसको याद करने का सिंपल सा लॉजिक है, आप इस प्रकार से एक टेबल बना लेंगे, क्रम से टेबल बना लेंगे सीरीज से, और उनको पढ़ते चलेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे फर्टिलाइजर, मतलब अब हम नाइट्रोजन की ही बात कर रहे हैं, जितने भी फर्टिलाइजर आपके बोर्ड पे नजर आ रहे हैं उन सब से आपको पौधों को, प्लांट को नाइट्रोजन ही मिलने वाली है। कुछ ऐसे फर्टिलाइजर होंगे जिनमें नाइट्रोजन के साथ हो सकता है फास्फोरस मिल रहा हो सकता है पोटास मिल रहा हो, ठीक है। तो इनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर को, तो टोटल 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं सर। नाइट्रेट फॉर्म के फर्टिलाइजर या नाइट्रेट फॉर्म फर्टिलाइजर, अमोनिकल या अमोनियम आयन फॉर्म फर्टिलाइजर, अमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर और एमाइड फर्टिलाइजर। केवल 4 कैटेगरी में हमने इसको बांटा है। सबसे ज़्यादा हम नाइट्रेट वर्ग के उर्वरक का प्रयोग करेंगे, कुछ फसलों में अमोनिकल फॉर्म वाले फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, और सबसे ज़्यादा ओवरऑल की बात कर रहे हैं ना नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में, तो यूरिया जो उर्वरकों का राजा है, ठीक है। अगर हम बात करें नाइट्रेट फॉर्म के फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में है, मतलब कि नाइट्रोजन मिलने वाली है वो NO3 नेगेटिव के रूप में पौधों को मिलने वाली है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, नाइट्रेट वर्ग के उर्वरक या नाइट्रेट फॉर्म फर्टिलाइजर। इनके अगर उर्वरकों के नाम बात करेंगे और इनमें कौन से उर्वरक में कितना % नाइट्रोजन उपलब्ध होता है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, पूछ लेगा कि सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितना होता है, तो सोडियम नाइट्रेट मतलब ये सोडियम भी पौधों को उपलब्ध कराएगा, लेकिन हम नाइट्रेट की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो सोडियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन की मात्रा होती है सर 16%। ये आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम 7 से सोडियम 7 से 16 याद हो जाएगा। सोडियम नाइट्रेट 16% उसमें नाइट्रोजन होती है। फिर नाइट्रेट वर्ग में दूसरा फर्टिलाइजर है, उसका नाम है कैल्शियम नाइट्रेट। मतलब इस फर्टिलाइजर से प्लांट को कैल्शियम भी मिलेगा और नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा, और नाइट्रोजन कितना मिलेगा पौधों को, तो 15%। कैल्शियम नाइट्रेट 15%, सोडियम नाइट्रेट 16%। एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, मतलब पौधों को उससे पोटेशियम भी मिलेगा और नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा। लगभग 13% के आसपास होता है, 13 से 14% या कहीं कहीं 15% भी लिखा रहता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट, हम अभी नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो 13% इससे नाइट्रोजन मिल जाती है। इस क्रम में आप याद कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्रेट नाम में नाइट्रेट जुड़ रहा है ना, मतलब NO3 नेगेटिव के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होने वाली है। क्लियर हो गया।
इस तरीके से आप इसको यहाँ पर बना सकते हैं। फिर अमोनिकल फॉर्म के फर्टिलाइजर या ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में है, NH4+ आयन के रूप में यहाँ पर नाइट्रोजन उपलब्ध है, तो इसको हम बोलेंगे अमोनिकल फर्टिलाइजर या अमोनियम आयन फर्टिलाइजर। समझ गए? अमोनियम AMM शॉर्ट में लिखते हैं उसको, अमोनियम या अमोनिकल फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, ज़्यादातर बोलने में अमोनियम फॉस्फेट बोला जाता है। मतलब इसमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में है और इसमें फॉस्फोरस भी मिलने वाला है, लेकिन हम अभी नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सर 16% नाइट्रोजन मिलता है। 16% नाइट्रोजन मिलेगा अमोनियम फॉस्फेट में और 20% इसमें फॉस्फोरस मिल जाएगा। मतलब अगर फर्टिलाइजर अमोनियम फॉस्फेट आप पौधों को दे रहे हैं, मिट्टी को दे रहे हैं, तो नाइट्रोजन भी मिलेगा और फॉस्फोरस भी मिलेगा। ठीक, फिर अमोनियम सल्फेट इस वर्ग में सबसे ज़्यादा, इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाता है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट जो है वो धान में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जलमग्न वाटरलॉग्ड कंडीशन में सबसे ज़्यादा हम इसका प्रयोग करते हैं। अमोनियम सल्फेट जिसमें 20.6% नाइट्रोजन होता है और 24% सल्फर होता है, इसमें 24% इसमें सल्फर होता है। और इम्पॉर्टेंट है सर क्योंकि नाइट्रोजन मिल रहा है लगभग 21% के आसपास, लगभग राउंड फिगर में, और 24% सल्फर मिल रहा है, मतलब नाइट्रोजन से ज़्यादा सल्फर मिल रहा है अमोनियम सल्फेट में। ठीक है, अमोनियम सल्फेट मतलब नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में 20.6%, 20.6% नाइट्रोजन प्रेजेंट इन दी अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर। ठीक, फिर अमोनियम क्लोराइड में 26% आपको नाइट्रोजन मिलने वाली है। इस फर्टिलाइजर से 26% नाइट्रोजन आपको प्लांट को मिलने वाली है। ठीक है, एनहाइड्रस अमोनिया इसी कैटेगरी में आएगा। एनहाइड्रस अमोनिया जिसको हम निर्जलीय अमोनिया के नाम से जानते हैं, एनहाइड्रस निर्जलीय है, लगभग 81 से 82% इसमें नाइट्रोजन मिलती है। और नाइट्रेट वर्ग के जितने भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जितने भी हैं, नत्रजन वर्ग के उर्वरकों में सबसे ज़्यादा अगर नत्रजन या नाइट्रोजन मिलती है तो एनहाइड्रस अमोनिया से मिलती है सर 81 to 82%, कहीं कहीं 83% भी लिखा रहता है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। नाइट्रेट वर्ग के फर्टिलाइजर 3-4 एग्जाम्पल दिमाग में याद रखना, आपको याद होना चाहिए। बार बार लिखोगे, टेबल बनाओगे, 3-4 बार में याद हो जाएगा। अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, बार बार अमोनियम वर्ड आ रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में है। पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट वर्ड आ रहा है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में है। अब हम बात करेंगे ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन अमोनियम आयन के रूप में भी है और नाइट्रेट के फॉर्म में भी है। तो दोनों फर्टिलाइजर में नाम जुड़ेगा, जैसे अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट मतलब अमोनिया के फॉर्म में भी है और नाइट्रोजन के फॉर्म में भी है। ठीक है, या अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन जो है आपकी अमोनियम आयन में भी है और नाइट्रेट के आयन में भी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं, तो अमोनियम नाइट्रेट मतलब ऐसे फर्टिलाइजर है जिसमें नाइट्रोजन NH4+ के रूप में भी मिलने वाली है, यानी कि 50% जो फर्टिलाइजर का हिस्सा है वो अमोनियम आयन में पौधों को नाइट्रोजन देने वाला है, और बाकी का जो 50% है वो नाइट्रेट के फॉर्म में NO3 नेगेटिव के रूप में मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा पौधा नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, एब्जॉर्ब करता है, और कुछ पौधे जो हैं वो अमोनियम आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसे सभी पौधों के लिए हम अमोनियम नाइट्रेट वर्ग के जो फर्टिलाइजर है उनको दे सकते हैं। जैसे बात कर रहे हैं केन का पूरा नाम है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। क्या नाम है सर? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसको किसान खाद भी बोलते हैं, इसको सोना भी कहा जाता है, सोना खाद, किसान खाद, और इसमें 26% नाइट्रोजन होती है। याद रखना है, कहीं कहीं 25% भी लिखा रहता है, और कई बार कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या केन खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 26% होती है। ये सर आपको याद रखना है। ठीक, फिर दूसरा जो फर्टिलाइजर है उसका नाम है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, शॉर्ट में ASN, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। मतलब इसको देने से नाइट्रोजन अमोनियम आयन नाइट्रेट के फॉर्म में और सल्फर भी यहाँ पर मिलने वाला है, मतलब पौधों को नाइट्रोजन और सल्फर दोनों यहाँ पर मिलने वाला है। इसमें 26% नाइट्रोजन होती है, ये आपको याद रखना है। फिर होता है अमोनियम नाइट्रेट, अकेला अमोनियम नाइट्रेट। इसमें लगभग 33-34% के आसपास, यानी कि 33 से 34% इसमें नाइट्रोजन जो है पौधों को मिल जाती है, और ये विस्फोटक प्रकृति का होता है, इसलिए इसको उर्वरक के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता, बम बनाने के काम में ये आता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ फर्टिलाइजर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं नत्रजनधारी, तो यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया है।
बात करेंगे एमाइड वर्ग के उर्वरक, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यूरिया इसी में आ रहा है। अभी तक तो जो कहानी चल रही थी कुछ कम मात्रा में उर्वरक प्रयोग करते हैं। नत्रजन धारी उर्वरक में, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करते हैं? यूरिया, जिसको उर्वरकों का राजा कहते हैं। ठीक है, तो यूरिया में नाइट्रोजन एमाइड के फॉर्म में होती है और एमाइड ग्रुप में यानी कि NH2 ग्रुप को हम एमाइड ग्रुप बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। NH2CO NH2 ये हमको याद रखना है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा दुनिया को पता है सर 46% होता है, 46% नाइट्रोजन होता है। सभी नाइट्रोजन जीनियस फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, एनहाइड्रस को छोड़ दें तो नाइट्रोजन यूरिया में ही मिल रही है, लगभग 46%। फिर कैल्शियम साइनामाइड भी इसी वर्ग में आता है और इसमें लगभग 21% के आसपास नाइट्रोजन होती है। ये आपको यहाँ पर याद हो गया होगा, या यहाँ पर आपको ये याद हो गया है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप 3 से 4 बार लिख के याद करके देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनके जो कौन कौन से फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होती है, किस में कितना परसेंटेज पाया जाता है, वो एग्जाम में आता है, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की, स्फुर, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्फुरधारी उर्वरकों की। तो उसकी भी इसी प्रकार से एक टेबल बना लेते हैं, तो टेबल के फॉर्मेट में वो भी आपको याद भी हो जाएगा और कंप्लीट भी हो जाएगा। देखिए, अगर हम अब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की बात करें यानी स्फुरधारी उर्वरकों की अगर हम बात करेंगे, तो ऐसे फर्टिलाइजर जो जल में घुल रहे हैं यानी कि वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर हैं, उनकी कैटेगरी क्या है। फिर ऐसे फर्टिलाइजर जो जल में नहीं घुलते हैं यानी कि नॉन सॉल्यूबल इन वाटर बट सॉल्यूबल इन एसिड, साइट्रिक एसिड, मतलब ऐसे फर्टिलाइजर जो अम्ल में घुल सकते हैं, उनमें उनकी सॉल्युबिलिटी जो है साइट्रिक एसिड या एसिड में है, तो उस वर्ग के उर्वरक। और ऐसे फर्टिलाइजर ना जो जल में घुलते ना अम्ल में घुलते यानी कि इनसॉल्यूबल या नॉन सॉल्यूबल, ठीक है, अवेल है। तो 3 कैटेगरी होती है और आप सब लोग जानते हैं कि जो जल में घुलेगा वो पौधों को दिया जाएगा और पौधे उसको ग्रहण भी कर लेते हैं। तो पौधे यानी कि फास्फोरस की हम बात कर रहे हैं, तो फास्फोरस का जो अलग अलग रूप होता है, एक्चुअली आप सब लोग जानते हैं कि फास्फोरस मिट्टी के अंदर जो है अगतिशील होता है, स्थिर तत्व होता है, जहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा रहेगा। तो इसके अलग अलग रूप होते हैं। एक रूप होता है H2PO4 नेगेटिव, इस रूप में पौधे सबसे ज़्यादा फास्फोरस को ग्रहण करते हैं। दूसरा रूप होता है इसका HPO4 नेगेटिव, इसमें कुछ मात्रा में कुछ पौधे इसको ग्रहण कर पाते हैं। तीसरा इसका रूप होता है PO4 ट्राई नेगेटिव या ट्रिपल नेगेटिव, इस फॉर्म में कोई भी पौधा फास्फोरस को ग्रहण नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा फास्फोरस H2PO4 नेगेटिव के रूप में प्लांट उसको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब उसको करता है। तो ये जो H2PO4 कैटेगरी या फॉर्म का जो फर्टिलाइजर है वो इस रूप का ही है, यानी कि वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर। इसमें फास्फोरस H2PO4 नेगेटिव के रूप में होता है और इसमें सुपर फॉस्फेट की 3 कैटेगरी होती हैं। एक सुपर फॉस्फेट सिंगल होता है, एक सुपर फॉस्फेट डबल होता है, एक ट्रिपल होता है, यानी कि SSP, DSP और TSP। सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें 16 से 18% फास्फोरस होता है। P2O5 का मतलब होता है फास्फोरस। डबल सुपर फॉस्फेट में लगभग 32% फास्फोरस होता है और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में लगभग 46 से 48% फास्फोरस होता है। और 16 का पहाड़ा आपको याद रखना है, 16, 32, 48, 16% सिंगल सुपर फॉस्फेट में, 32 डबल में और ट्रिपल में 48। अब इसमें सबसे ज़्यादा हम सिंगल सुपर फॉस्फेट का प्रयोग कर लेते हैं। और सिंगल सुपर फॉस्फेट जो भी रासायनिक उर्वरक हैं, यानी कि जितने भी उर्वरक जिनको सबसे पहले बनाया गया या ऐसा उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जिसको कारखाने में सर्वप्रथम तैयार किया था, तो वो SSP था, सिंगल सुपर फॉस्फेट था। यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर है, ठीक है। और इसमें कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है और फास्फोरस भी पौधों को मिलता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर हम इसको DAP को भी इस फॉर्म में रख सकते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट हम उसको कहते हैं। और एक्चुअली क्या है कि उसमें नाइट्रोजन भी होती है और फास्फोरस भी होता है, तो DAP हम इसमें लिख सकते हैं। 18% उसमें नाइट्रोजन होती है और 46% उसमें फास्फोरस होता है। और एक 21-53 वाला भी होता है कि 21% उसमें नाइट्रोजन होती है और 53% उसमें जो है फास्फोरस होता है। वो DAP की कैटेगरी में ही आता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट में ही आएगा। और ये वाटर सॉल्यूबल यानी कि जल में घुलनशील है, विलय हैं ये।
फर्टिलाइजर अगर जल में घुल रहा है तो पौधों को प्राप्त होगा, तो सबसे ज़्यादा हम इसका ही प्रयोग करते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारी साइट्रिक एसिड सॉल्युबल आ जाता है कि ऐसे फर्टिलाइजर जो जल में नहीं घुलेंगे लेकिन अगर एसिड में, अम्ल में उनको हम विलय करेंगे, उनको घोलेंगे तो घुल जाएंगे। एक होता है DCP, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसको मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, इसको मोनो कैल्शियम फॉस्फेट इसको मोनो कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं, इसको डाई कैल्शियम फॉस्फेट बोलते हैं और इसको ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट हम इसको कहते हैं। ये याद रखना, ये पूछ लेता है कभी कभी। DCP, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, इसमें लगभग 34 to 40% तक इसमें P2O5 मिलता है, लेकिन साइट्रिक एसिड में ये सॉल्युबल है। दूसरा जो एग्जाम में पूछा जाता है जिसको धातुमल बोलते हैं, और इसमें फास्फोरस की मात्रा पूछी जाती है, तो 13 से 18%, 13 to 18% इसमें P2O5 फास्फोरस रहता है, और इसमें फास्फोरस HPO4 2 नेगेटिव के रूप में यहाँ पर उपलब्ध रहता है, यानी कि कम मात्रा में पौधों को यहाँ से फास्फोरस मिलने वाला है। फिर एक बोन मील है, इसमें लगभग 23 से 30% P2O5 होता है, तो इनके परसेंटेज आपको याद करने पड़ेंगे, तरीका बार बार लिखोगे याद हो जाएंगे आराम से। DCP में 35 से 40 याद कर लो राउंड फिगर में, इसको 13 से 18 और ये 23 से 30, ठीक है। फिर तीसरी इसकी जो कैटेगरी है वो है अविलय, मतलब कि जल व अम्ल में अविलय, मतलब ऐसे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ऐसे स्फुरधारी उर्वरक ना तो वो जल में घुल रहे हैं ना वो अम्ल में घुल रहे हैं, मतलब वो इनसॉल्युबल हैं, नॉन सॉल्युबल हैं, तो इस प्रकार के उर्वरकों को हम ना तो मिट्टी में देंगे ना पौधा उसको ग्रहण कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो फास्फोरस होता है वो PO4 ट्रिपल नेगेटिव के फॉर्म में उपलब्ध होता है और इस रूप में पौधा फास्फोरस को ग्रहण नहीं कर पाता। मेनली जो H2PO4 दे रहे हैं वो भी पौधों को बैक्टीरिया की मदद से ही प्राप्त हो पाता है, जैसे PSB है, वेम है, उनकी मदद से आगे बायो फर्टिलाइजर को हम कवर करेंगे। तो जो इनसॉल्युबल या नॉन सॉल्युबल है या वाटर और एसिड इनसॉल्युबल फर्टिलाइजर है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, उसमें रॉक फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है। सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉक फॉस्फेट में फॉस्फोरस कितना होता है P2O5, तो कहीं कहीं 20 से 40% लिखा होता है, कहीं कहीं जो है 25 से 40% लिखा होता है, तो दोनों कैटेगरी आप याद कर लेना, 20 से 20 to 40% और 25 to 40% P2O5। फिर एक होता है बाष्पित हड्डी चूर्ण, जिसको स्टीम्ड बोन मील हम बोलते हैं। ये जो है आपका कच्ची हड्डी का चूरा है और ये बाष्पित है, उसमें 22% P2O5 होता है। और एक होता है रॉक बोन मील, मतलब कि पत्थर की जो चूरा है उसमें 20 से 40% के आसपास P2O5 मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का जो डिटेल्ड टेबल है उसको हमने पढ़ लिया और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हमने कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि उर्वरक किसे कहते हैं, फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, और उर्वरक का जो वर्गीकरण हो सकता है उसको हमने यहाँ पर जाना, और जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है यानी कि नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर हैं उनके टेबल को हमने समझा और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर को समझा। अब इसके आगे हमको पोटासिक फर्टिलाइजर को समझना है, फिर बायो फर्टिलाइजर को, और यूरिया और SSP के कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा ये आपको क्लास, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, और आप इस वीडियो के साथ नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। प्लेलिस्ट उपलब्ध है क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर की, यानी कि फसल उत्पादन और उद्यान शास्त्र की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर उपलब्ध है, तो उससे भी आप बाकी चैप्टर्स को, बाकी लेक्चर्स को आप कवर कर सकते हैं। छोटा सा काम करना है, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना है, सभी छोटे भाई बहनों के साथ व्हाट्सएप पे हर जगह आपको इसको शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो क्लास है इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।